दोस्तों, आपको हमारा बहुत सारा नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, उस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए जो सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं दोस्तों, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है। उस प्रयास में आज हमारा ये चौथा कदम है, एक ठोस कदम है दोस्तों। विलोम शब्दों की एक श्रृंखला आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। उस श्रृंखला का ये चौथा वीडियो है जो आपके पास पहुंचने जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें दोस्तों। आपको इसमें से कम 2 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रश्न अवश्य मिलेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है दोस्तों। तो बिना देरी किए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। देखिए, कहानी है कि विलोम शब्दों में पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अथ का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो अथ का विलोम होता है दोस्तों इति। अंत नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा, अध नहीं होगा। अंत होता है दोस्तों आदि का विलोम। अगर आपने लिख दिया आदि, है ना, तो आदि का विलोम अंत होता है। अर्थ का विलोम होता है दोस्तों अनर्थ। और अध का मतलब होता है आधा, इसका विलोम क्या होगा? पूर्ण। तो सही उत्तर हमारे लिए क्या है दोस्तों? इति। जब हम कथा प्रारंभ करते हैं तब यह कहते हैं अथ श्री राम कथा। इसका मतलब होता है कि हम कथा शुरू कर रहे हैं, और जब कथा सुना चुके होते हैं और कथा खत्म हो रही होती है, समाप्त हो रही होती है, तब हम कहते हैं इति श्री राम कथा, अर्थात श्री राम की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अथ और इति यह दोनों क्या है दोस्तों? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ध्यान से देखिए, अथ का विलोम क्या होगा? इति। ठीक है, ले चलता हूं दोस्तों आपको मैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल ये रहा आपका, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? बढ़िया सवाल है, रोचक सवाल। उर्वर का विलोम शब्द उत्कृष्ट ना, उत्तमर्ण नहीं दोस्तों, अतिवृष्ट बिल्कुल नहीं, ऊसर होगा दोस्तों। तीसरे ऑप्शन पे टिक मार दीजिए। ठीक है, उत्कृष्ट जो है वो निकृष्ट का विलोम होता है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा दोस्तों? निकृष्ट होगा। ठीक है, और उत्तमर्ण का विलोम क्या होगा दोस्तों? उत्तमर्ण का विलोम होगा पूर्ववर्ण। ऊसर का विलोम होगा दोस्तों उर्वर। अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। मैं लिख दे रहा हूं, आप ध्यान से देखें। उत्कृष्ट का विलोम होता है दो निकृष्ट। ठीक है, और अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। ठीक है, उत्तमर्ण का पूर्व वर्ण। ठीक है, अब क्या करना हमको? ऊसर। ऊसर का विलोम क्या होगा दोस्तों? ये जो दिया हुआ है पूर्वर, यही ऊसर का विलोम होगा। मेरा ख्याल है कि मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूं। अगले सवाल पे ले चलता हूं दोस्तों। अगला सवाल देखिए आपका, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अवनि का विलोम शब्द। अवनि धरती माता का पर्यायवाची है दोस्तों। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? अवनि। तो अवनि का धरती तो पर्यायवाची हो गया, पृथ्वी भी पर्यायवाची हो गया, जल पर्यायवाची भी नहीं है, विलोम भी नहीं है। अंबर यह विलोम है दोस्तों। तो आपको एक बात बताता हूं, आप लोगों ने मैथिली शरण गुप्त की वो लाइनें सुनी हैं दोस्तों? अवनि का पर्यायवाची पृथ्वी और धरती है, अवनि का विलोम अंबर है। अंबर मतलब होता है आकाश या आसमान, तो धरती का विलोम आकाश। मैथिली शरण गुप्त ने कुछ लाइनें लिखी हैं दोस्तों, जिसमें आप अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी, बहुत सुंदर उदाहरण देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में।
तो अवनी और अंबर एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं दोस्तों। हम आपको ले चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपका ये रहा, देखिए उत्तम का विलोम क्या होता है। तो उत्तम का जो विलोम होता है दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, निकृष्ट, विकृत, अधम और कीर्ति। थोड़ा सा और ऊपर खिसका दें, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा। आप देखिए, उत्तम का विलोम निकृष्ट नहीं हो सकता, विकृत नहीं हो सकता, कीर्ति नहीं हो सकता दोस्तों, अधम होता है। उत्तम का मतलब क्या होता है, जो अच्छा हो, ठीक है। और अधम का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो अच्छा नहीं है। यह उत्तम और अधम एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, विपरीतार्थक होते हैं। निकृष्ट का विलोम होता है दोस्तों उत्कृष्ट, निकृष्ट का क्या होगा, उत्कृष्ट, ठीक है। ये उत्कृष्ट। और विकृत, विकृत मतलब क्या होता है, जिसमें विकार आ गया हो, जिसमें विकार आ गया हो, ठीक है। तो यह भी आपके उत्तम का विलोम नहीं है दोस्तों। अधम उत्तम का विलोम होता है। कीर्ति का विलोम होता है दोस्तों अपकीर्ति। कीर्ति का विलोम क्या होता है, अपकीर्ति, ये, ठीक है। अगले सवाल पे चला जाए, आइए चलते हैं दोस्तों। ये अगला सवाल स्क्रीन पे ये रहा, खूबसूरत सा सवाल नंबर 5। नीरस का विलोम क्या है दोस्तों। तो नीरस के बारे में आप लोग जानते होंगे, नीरस मतलब जिसमें कोई रस ना हो। तो नीरस का विलोम होता है सरस। नीरस का विलोम क्या होगा दोस्तों, सरस, ठीक है। ये पारस नहीं होगा, विरस नहीं होगा, अरस नहीं होगा। तो नीरस का विलोम क्या होता है दोस्तों, सरस। आप टिक लगा दीजिए विकल्प संख्या 2 पे, बड़े आसानी से। अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये रहा, ये मुख्य का विलोम क्या होता है। मुख्य का विलोम गौड़ होता है दोस्तों, ठीक है। मुख्य का विलोम क्या होगा, गौड़। जैसे मुख्य अतिथि होते हैं, और ढेर सारे अतिथि अगर आपके दरवाजे पर आए हुए हैं तो उसमें एक मुख्य होगा, बाकी अतिथि क्या होंगे, गौड़ होंगे दोस्तों। गौड़ का मतलब क्या होता है, जिस पर ध्यान ना दिया जाए, जो कॉमन सा हो, सामान्य सा हो, मेन नहीं है वो, मुख्य नहीं है वो, तो उसको क्या कहेंगे, गौड़, ठीक है। और सामान्य पे टिक मत लगाइएगा, प्रतिमुख इस पे टिक मत लगाइएगा, विमुख इस पे टिक मत लगाइएगा। विमुख मतलब जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं या जिसकी तरफ मुंह नहीं किए हुए हैं। प्रतिमुख मतलब जिसके आमने सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मुख्य का विलोम होता है गौड़। क्लियर, चलें आगे, आइए। धनवान का विलोम क्या होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे धनवान है और 4 उत्तर दिए हुए हैं, दरिद्र, धनेश्वर, कंचन और धनाढ्य। तो दरिद्र यही सही उत्तर है दोस्तों। धनवान का विलोम क्या होगा, दरिद्र होगा। धनेश्वर नहीं होगा, कंचन नहीं होगा, धनाढ्य नहीं होगा। धनेश्वर मतलब धन का ईश्वर अर्थात कुबेर। कंचन का मतलब होता है सोना, और धनाढ्य का मतलब होता है जिसके पास बहुत धन हो। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते दोस्तों। आपके पास सटीक उत्तर जो होगा वो क्या होगा, दरिद्र होगा। किसका, धनवान का विलोम। आप इस सवाल को एक बार फिर से बैक कर देता हूं, देख लीजिए। कहा जा रहा धनवान का विलोम, तो धनवान का विलोम क्या होगा दोस्तों, दरिद्र, ठीक है। टिक लगा दीजिए, पहला विकल्प आपका सही है। आगे चलते हैं, देखिए आगे है मूक। मूक का विलोम समझते हैं आप लोग। मूक मतलब होता है दोस्तों गूंगा, जो बोल नहीं पा रहा है उसे मूक कहते हैं। और आप मूक का जो विलोम शब्द है वो ढूंढ रहे हैं, तो मूक का विलोम होता है वाचाल। वाचाल मतलब जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, और जो बिल्कुल नहीं बोलता उसे मूक कहते हैं। तो मूक और वाचाल एक दूसरे के क्या हैं दोस्तों, विलोम शब्द हैं। आप टिक लगा दीजिए। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, आइए देखिए। मानव का विलोम क्या है। मानव का विलोम है दानव। पहला ही उत्तर सही है दोस्तों। मानव का विलोम ईश्वर नहीं होगा, पशु नहीं होगा, पुरुष नहीं होगा, ठीक है ना। ईश्वर पे टिक मत लगाइए, पशु पे नहीं, पुरुष पे नहीं। मानव का विलोम क्या होगा दोस्तों, दानव, ठीक है। मानव मतलब मनुष्य और दानव मतलब राक्षस, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, ये है अगला सवाल। शोषक का विलोम क्या होगा दोस्तों? शोषक का मतलब क्या होता है? जो शोषण करता है ना? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सप्लॉयटेशन। जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उस व्यक्ति को शोषक कहते हैं दोस्तों, और जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसे कहते हैं शोषित। तो ये शोषित और शोषक एक दूसरे के विलोम शब्द हैं दोस्तों। क्या आप लोग थोड़ा थोड़ा सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? कार्ल मार्क्स का नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सुना होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है दोस्तों? दुनिया में दो ही जातियां होती हैं। दुनिया में, पूरे विश्व में कितनी जातियां होती हैं मार्क्स के मुताबिक? दो जातियां होती हैं। एक वो होती हैं जो शोषक हैं, और दूसरी वो होती हैं जो शोषित हैं। यह पूरे विश्व के सिनारियों पर बात सत्य है दोस्तों, ठीक है ना? तो शोषक और शोषित ये दो ही बिरादरी होती हैं। बाकी जितनी भी और बिरादरी हम लोग गिनते हैं, गिनाते हैं, वो क्या है? वो इसी के अंदर शामिल हो जाता है दोस्तों। यही दो बिरादरी हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है आपका, ध्यान से देख लीजिए इस सवाल को दोबारा से। शोषक का विलोम शोषित मैंने बता दिया। पोषक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? और ये देखिए, पोषक ये भी नहीं होगा दोस्तों, और ये पोषित भी नहीं होगा, ठीक है ना? क्या होगा? शोषित। अब हम लोग मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। मूव करना समझते हैं ना? जब आप अपने लिए कोई घर खरीदने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो जो घर बेचने वाला बंदा है, जो फ्लैट बेचने वाला है, जो कॉलोनी बना करके बेच रहा है, वो क्या कहता है? हमारा घर कैसा है? रेडी टू मूव। तो हम लोग भी रेडी टू मूव हैं दोस्तों, मूव कर गए हैं। हम लोग कहाँ मूव कर गए हैं? अगले सवाल की तरफ। वी आर रेडी टू मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब समझते हैं आप लोग ना? अगर मान लीजिए कि संकट की घड़ी में किसी ने आपकी मदद की हो, तो आप क्या करते हैं? उसको धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया कहते हैं, थैंक यू बोलते हैं। बोलने के बाद आप भूल जाते हैं कि उसने कभी आपकी मदद की थी। लेकिन होना क्या चाहिए दोस्तों? आपको जीवन पर्यंत उसके द्वारा किए गए उपकार को याद रखना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप कृतज्ञ होते हैं। आप कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार को मानने वाला। आपके ऊपर अगर किसी ने एहसान किया है, किसी ने उपकार किया है, तो कृपया उसको आप माने और याद भी रखें कि उसने आपके ऊपर उपकार किया है। अब इसका विलोम शब्द पूछा गया है, तो इसका विलोम होता है दोस्तों कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? आपके ऊपर किसी ने एहसान किया और आप भूल गए और आप उससे लड़ने पर आमादा हो गए, तो वो क्या बोलेगा आपको? आपको कहेगा कि आप बड़े कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है दोस्तों। आपको और बढ़िया समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं लिख रहा हूं ये एक शब्द है एहसानमंद, और दूसरा शब्द है दोस्तों एहसान फरामोश। एक शब्द है एहसानमंद, दूसरा है एहसान फरामोश। एहसानमंद को दोस्तों कहते हैं कृतज्ञ, और एहसान फरामोश को क्या कहते हैं? कृतज्ञ। अब समझ गए होंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है दोस्तों। यह कृतज्ञ और कृतज्ञ एक दूसरे के एंटोनिम हैं, विलोम शब्द हैं। उसी तरह से एहसानमंद और एहसान फरामोश भी क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ठीक है? आगे चला जाए। वी आर रेडी टू मूव। तो हम लोग मूव करते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। देखिए, मूव कर गए। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का विलोम, अनुराग मतलब होता है दोस्तों प्रेम। क्या होता है? प्रेम। यहाँ पे 4 उत्तर दिए गए हैं। अराग, ना भाई ना। वैराग्य, ये भी नहीं होगा।
वीतराग ये भी नहीं होगा दोस्तों। अनुराग का विलोम होता है विराग, ठीक है। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग, ठीक है। जब आपको किसी से कोई लगाव नहीं होता तो हम कहते हैं कि आप विरागी हो गए हैं, ठीक है। और आपको प्रेम हो जाए किसी से तो हम कहते हैं कि आप अनुरागी हो गए हैं, ठीक है। आपने बिहारी का वो दोहा पढ़ा होगा ना, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। अब जरा गौर से देखिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये है आपका सवाल नंबर 13, दक्षिण का विलोम। दक्षिण का विलोम आपको लगता होगा कि उत्तर हो सकता है। अगर विकल्पों में उत्तर है और इसके अलावा कोई और सटीक ऑप्शन ना मिले तो आप उत्तर पे टिक मार दीजिएगा, आपका उत्तर होगा उत्तर। लेकिन दोस्तों अगर मान लिया जाए कि ऐसा कोई ऑप्शन हो, देखिए जहां पे चौथा विकल्प दिया हुआ है वाम, ठीक है, तो आपके लिए बड़ी दुविधा की स्थिति हो जाएगी, लेकिन आप इस पे टिक मारिएगा। क्यों? इसलिए दोस्तों क्योंकि दक्षिण और वाम यह दोनों ही एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। दक्षिण पंथ, वाम पंथ, ये सुना है आपने ना, दक्षिणपंथी और वामपंथी। तो दक्षिण और वाम एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं दोस्तों, लिहाजा आपके ऑप्शन में अगर वाम है तो वाम पे टिक मारेंगे। अगर वाम ना होता तब हम क्या करते दोस्तों? वाम ना होता तो हम उत्तर पे टिक मार देते, ठीक है ना। तो आपके पास दो ऑप्शन सही है, उत्तर भी और वाम भी, लेकिन इन दोनों में ज्यादा वरीयता किसको देनी है आपको? तो वरीयता आपको देनी है वाम को दोस्तों, उत्तर को नहीं। अगर वाम ना होता तब आप उत्तर पे टिक लगाते। क्लियर? चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए वी आर रेडी टू मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 14, आशा का विलोम क्या है दोस्तों? आशा, आशा मतलब होप, उम्मीद। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग मजे में होंगे, तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आशा का विलोम तो आप लोग को आता होगा, आशा का होता है निराशा, ठीक है ना। आशा का विलोम क्या होगा? निराशा। हताशा नहीं होगा दोस्तों, ना उम्मीद नहीं होगा, दुराशा नहीं होगा। देखिए ये दुराशा, निराशा, हताशा, ना उम्मीद, ये चारों एक दूसरे के मिलते जुलते हैं अर्थ वाले, ये समानार्थी हैं। आपके लिए यह सवाल आसान नहीं है हल करना, क्योंकि आप अगर दुराशा देखेंगे इस पे टिक लगा देंगे, हताशा देखेंगे सोचेंगे बस यही सही है, ना उम्मीद देखेंगे तो लगेगा बस बस यही हो सकता है। लेकिन दोस्तों इन चार उत्तरों में जो सटीक उत्तर है आपके लिए, वो सटीक उत्तर क्या है दोस्तों? सटीक उत्तर है आपका निराशा। आशा का विलोम क्या होगा? निराशा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संधि का विलोम क्या होगा? तो संधि का विलोम होता है दोस्तों विग्रह। संधि मतलब होता है जोड़ना, संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना। और विग्रह मतलब क्या होता है? अलग करना। संधि मतलब जोड़ दीजिए और विग्रह मतलब अलग कर दीजिए। तो संधि का यहाँ पे जोड़ना देखिए लिखा है, ये मीनिंग है संधि की। संक्षेप ये नहीं होगा दोस्तों, विस्तार ये भी नहीं होगा। संक्षेप और विस्तार ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जरूर हैं। यहाँ पे देखिए संक्षेप लिखा है, यहाँ पे विस्तार, तो संक्षेप और विस्तार एक दूसरे के विलोम हैं। लेकिन संधि का विलोम क्या होगा? तो आप कहिएगा संधि का विलोम विग्रह होगा। आप टिक मार दीजिए ऑप्शन नंबर 3 पे। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे, सवाल नंबर 16, परोक्ष का विलोम क्या होगा दोस्तों? परोक्ष आप जानते हैं, परोक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट, उसका विलोम होगा डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। देखिए परोक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने होकर के अपनी बात कही जाए, और परोक्ष मतलब पीठ के पीछे अपनी बात कही जाए दोस्तों, उसको परोक्ष कहते हैं। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। स्थूल नहीं होगा दोस्तों, द्रष्टव्य नहीं होगा, अपरोक्ष भी नहीं होगा। लेकिन अगर यह गायब होता, जो प्रत्यक्ष है वो ऑप्शन में ही ना होता, तब आप अपरोक्ष का चयन कर सकते थे। लेकिन क्योंकि प्रत्यक्ष आपको मिल गया, इसलिए परोक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा दोस्तों। बड़ी बारीक बातें हैं,
हमने आपसे पिछले वीडियो में यह बात कही थी कि जब हम परीक्षा दे करके बाहर निकलते हैं तो बड़ा खुश रहते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा तो बस 60 में से 60 एकदम सही है, माइनस मार्किंग है 1/3, इसके बावजूद हम लोग 60 में 60 सवाल हल करने का लालच छोड़ नहीं पाते हैं दोस्तों, और उसका नुकसान होता है। देखिए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है परीक्षा में, आपके पास समय बहुत होता है। हिंदी वाले 60 सवालों के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप हंसते खेलते आराम से गुनगुनाते हुए 60 सवाल हल करिए और निश्चिंत होकर के हल करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, और हर सवाल पे समय दीजिए। ठीक है, लगता है कि चारों में से यार 2 सही हैं या 3 सही हैं, तो वहां पे आपसे मिस्टेक हो सकता है, उस मिस्टेक से आपको बचना है दोस्तों। ठीक है, तो परोक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष। आगे चलें, आइए देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 17। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? उपेक्षा, उपेक्षा मतलब आप इग्नोर करते हैं किसी को, और अपेक्षा मतलब आप उम्मीद करते हैं कि वो हमसे जुड़े, तो उपेक्षा का होगा अपेक्षा। परीक्षा नहीं होगा, उत्प्रेक्षा नहीं होगा, लौकिक नहीं होगा दोस्तों। ये परीक्षा आप जानते हैं इम्तहान को कहते हैं, उत्प्रेक्षा एक अलंकार है दोस्तों। लौकिक क्या होता है दोस्तों? जो दिखाई देता है वो लौकिक है दोस्तों। तो सवाल हल हो गया। उत्प्रेक्षा का विलोम क्या होगा? हाँ, अपेक्षा का विलोम अपेक्षा। आगे चलें दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सवाल नंबर 18 में कहा जा रहा है शाश्वत का विलोम क्या होगा? शाश्वत को दोस्तों आप लोग ऐसे समझिए, यूनिवर्सल। शाश्वत मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, जो कभी खत्म ना हो, कभी नष्ट ना हो, हमेशा मौजूद रहे, उसे कहते हैं शाश्वत। तो सदैव, ये तो उसका दोस्तों समानार्थी हो गया। क्या हो गया? समानार्थी। अनश्वर, क्षणिक, रहस्यमय। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्षणिक। क्षणिक का मतलब क्या होता है? क्षण भर के लिए आया फिर दिखाई नहीं देगा, उसको क्या कहेंगे दोस्तों? क्षणिक। अनश्वर का अर्थ क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ पे जो अ है उसको हटा के देखिए, नश्वर। नश्वर का मतलब क्या होगा दोस्तों? जिसका नाश हो सकता है। अनश्वर मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता। तो यह भी शाश्वत का क्या है? समानार्थी है, पर्याय है। यह भी पर्याय हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो क्षणिक है, यही वो शब्द है जो क्या है? शाश्वत का विलोम है। तो आपको ध्यान देना है कि शाश्वत का विलोम क्या होगा? क्षणिक होगा, रहस्यमय नहीं हो सकता दोस्तों। अनश्वर और असदैव ये तीनों नहीं हो सकते। आगे चलें दोस्तों, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहा जा रहा है आस्तिक का विलोम। क्या सवाल है दोस्तों? देखते ही मजा आ गया ना। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है दोस्तों। ईश्वरवादी नहीं होगा, रूढ़िवादी नहीं होगा, सर्वज्ञाता ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो आस्तिक का विलोम क्या होगा दोस्तों? नास्तिक। नास्तिक पे टिक लगा दीजिए। बड़े प्यार से अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग रेडी टू मूव हैं। कहाँ के लिए? परीक्षा के लिए। कटु शब्द, मान लीजिए कि आपकी परीक्षा कल हो जाए, तो आपको मैं इस लायक बनाना चाहता हूं कि आप रेडी टू मूव फॉर द एग्जामिनेशन, है ना? इस पोजीशन में रखिए अपने आप को। कटु शब्द का विलोम होता है दोस्तों सरस। नहीं होगा दोस्तों, सरस का तो नीरस होता है। मिष्ठान ये भी नहीं होगा दोस्तों। मिठाई ये भी नहीं होगा। मधुर ये हो सकता है दोस्तों, है ना? कहा जाता है मधुर वाणी और कटुवाणी। वाणी मतलब जो हम बोलते हैं वो क्या है? हमारी वाणी है। तो हम मधुर बोलते हैं तो हमारी वाणी कैसी होगी? मधुर होगी। और हम कटु बोलते हैं तो कटु वाणी हमारी हो जाएगी दोस्तों। तो सवाल में मैटर ये है कि कटु का विलोम क्या होगा? तो आप कहिएगा कटु का विलोम मधुर होगा। क्लियर? आगे चला जाए दोस्तों, आइए देखिए आपके सामने ये है सवाल नंबर 21। निराकार शब्द का विलोम। निराकार को साकार से विलोमित करिए दोस्तों। साकार और निराकार एक दूसरे के विलोम होते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने बात कही थी कि कबीर दास
निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए जाने जाते हैं, और सूरदास और तुलसीदास ईश्वर के साकार रूप की आराधना करते थे। तो साकार और निराकार एक दूसरे के विलोम है। आकार नहीं होगा, विकार नहीं होगा, प्रकार नहीं होगा दोस्तों, ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा आपके लिए सटीक उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है हमारे लिए? अजेय। अजेय मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसको आज तक किसी ने जीता नहीं, जिसको आज तक किसी ने परास्त नहीं किया, वो अजेय है। और जिसको जीत लिया गया है दोस्तों, वो क्या है? विजित। अजेय और विजित एक दूसरे के क्या होंगे दोस्तों? विलोम होंगे। जेय नहीं होगा, पराजित नहीं होगा, परास्त नहीं होगा। अगले सवाल पे ले चलता हूं। देखिए, हंसना शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? हंसना का विलोम रोना होता है दोस्तों, है ना। चुप रहना इसका विलोम नहीं है, मुस्कुराना इसका विलोम नहीं, चिल्लाना भी इसका विलोम नहीं दोस्तों। हंसना और रोना एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम है, विलोम शब्द हैं, अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, आइए। उग्र, उग्र समझते हैं आप लोग? उग्र मतलब जल्दी आवेश में आ जाता है जो, उसे क्या कहते हैं? उग्र, है ना। उग्र का विलोम शांत, और यही सटीक उत्तर है दोस्तों। अग्र नहीं होगा, अशांत नहीं होगा दोस्तों, और क्रोधी भी नहीं होगा। जो क्रोधी है और अशांत है, ये क्या है? उसके समानार्थी हो सकते हैं, लेकिन शांत उग्र का विलोम शब्द है दोस्तों। आप लोगों ने इनका नाम तो सुना होगा ना, ये पांडेय बेचन शर्मा। उग्र, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। तो जो पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों में गिने जाते हैं। उग्र साहब की कुछ किताबें आप लोगों ने जरूर पढ़ी होंगी दोस्तों। इनकी एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। पांडे बेचन शर्मा की ही है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं। ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि शांत है उग्र का विलोम शब्द। अगले सवाल की तरफ आपको ले चलता हूं दोस्तों, और अगला सवाल आपका स्क्रीन पे सवाल नंबर 24 आएगा दोस्तों। 24 में देखिए, ईर्ष्या का विलोम। वाह, सवाल कठिन है दोस्तों, आराम से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं। ईर्ष्या का विलोम प्रसन्नता, हरगिज नहीं। स्नेह, कुछ कुछ लग रहा है। जलन, ईर्ष्या का जलन तो दोस्तों पर्याय होता है। शीतलता, ये भी नहीं होने वाला है दोस्तों। फिर सत्य क्या है इसमें? ईर्ष्या का विलोम स्नेह। ईर्ष्या मतलब जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते हैं, तो उसका जो विलोम शब्द है वो क्या है? कि आप उससे प्रेम करें, ईर्ष्या मत करें। तो प्रेम को ही स्नेह कहा जाता है दोस्तों। लिहाजा ईर्ष्या और स्नेह एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। हम आपको आगे लिए चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आज्ञा शब्द का विलोम क्या होगा? आज्ञा का विलोम हुक्म, ये तो पर्यायवाची है। आदेश, ये भी पर्यायवाची है। अवज्ञा, यही है दोस्तों। तो आज्ञा का जो पर्यायवाची होता है वो हुक्म और आदेश होता है, और अवज्ञा क्या है दोस्तों? विलोम। आज्ञा का विलोम क्या है दोस्तों? अवज्ञा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हूं दोस्तों। अपनी प्रतिक्रिया से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा कि आपको मैं कैसा समझा पा रहा हूं। तो आज्ञा का विलोम हम लोग देख रहे थे। आज्ञा का विलोम हुक्म नहीं होता, आदेश नहीं होता, उपकार नहीं होता, अवज्ञा होता है दोस्तों। तो विकल्प नंबर 3 पे टिक मार दीजिए, का अवज्ञा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, उपकार शब्द का विलोम क्या होगा? उपकार का अपकार। ठीक है, उपकार का अपकार। आहार नहीं होगा, साकार नहीं होगा, आगम नहीं होगा दोस्त। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो ऊंच का विलोम नीच होता है दोस्तों। ऊंच का विलोम क्या होता है, ये रहा। नीचा नहीं होगा क्योंकि ऊंचा का विलोम नीचा होगा। समतल नहीं होगा, समतल का विलोम कल वाली क्लास में आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो हमारे पिछले वीडियो को देख लें। रुक्ष का विलोम होता है समतल। रुक्ष मतलब खुरदुरा या उबड़ खाबड़, समतल मतलब चिकना। और पाताल, ये आकाश का विलोम हो सकता है दोस्तों। आकाश पाताल एक कर देते हैं हम लोग ना। कब एक करते हैं, जब हमारी परीक्षा सुबह होने वाली हो, रात को हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, पाताल कर देते हैं दोस्तों, है ना। अब देखिए अगले सवाल की तरफ मूव किया जाए। अगला सवाल ये रहा, तुच्छ शब्द का विलोम। तुच्छ मतलब होता है दोस्तों हीन या छोटा। और आपके पास जो ऑप्शन है दोस्तों, उस ऑप्शन पे नजर डाल लीजिए। तुच्छ का विलोम होता है महान, छोटा, गुरु, बड़ा। देखिए छोटा तो नहीं होगा, गुरु ये भी नहीं होगा दोस्तों। गुरु का लघु होता है, बड़ा का छोटा होता है। तो जो छोटा और बड़ा है एक दूसरे के विलोम हैं। लेकिन तुच्छ का विलोम अगर पूछा जाएगा तो तुच्छ का विलोम आप कहिएगा महान होता है। ठीक है, पहले विकल्प पे आप टिक लगा दीजिए दोस्तों। अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं। सार्थक शब्द का विलोम क्या है। सार्थक का होता है दोस्तों निरर्थक। ये रहा आपका निरर्थक। ठीक है, सार्थक का विलोम क्या होगा, निरर्थक। सार्थक मतलब मीनिंगफुल, निरर्थक का अर्थ क्या होता है, मीनिंगलेस। तो ये 30 प्रश्न हो गए दोस्तों आपके लिए आज के। और इन 30 प्रश्नों के बाद हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं हमारे बारे में, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें दोस्तों। आपका सहयोग हम इतना ही चाहते हैं। बाकी आपके लिए हमेशा तत्पर हैं दोस्तों। हमारा मैप क्या कहते हैं, ऐप पे क्लास शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग कमेंट में जा करके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं दोस्तों। और संपर्क कीजिए अपनी क्लास के लिए। हम लोग सीट बेल्ट बांध करके बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ आप ज़रूर आएँ हमारी क्लास में। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।